तो ये महिला मुझे फरवरी 2021 में अप्रोच करती है, मुझे ही फ़ोन करती है। मेरे पास का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, ना ये मेरे फेसबुक पर अटैच थी। एक भाई है, इनके पिताजी चाय की दुकान चलाते हैं और दोनों बहनों की शादी होगी, ये बीच में है, इनकी शादी नहीं हुई थी। तो मैं इंडिया नहीं आ पाया उस टाइम में, क्योंकि कोविड के कारण सब बंद थे, सीमाएं सारी बंद थी। उसी दौरान इनने धीरे धीरे मेरे ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया और पैसे मांगे गए। मतलब धीरे धीरे पैसे की डिमांड बढ़ती गई। उसके बाद ये फोर्स करने लगा कि मुस्लिम रीति के हिसाब से आप ये करो, मस्जिद में जाओ। ये मैं सब चीज़ों को मना करता गया। इवन दो जो मेरी पूजा करने की जगह थी, वहाँ से भी सामान उठा के इन्होंने फेंक दिया। वहाँ मुझे समझ आया कि ये अब चीज़ें मेरे साथ गलत होनी शुरू हो गई हैं। ढाका के अंदर ही है वो फ्लैट, वो इन्हीं के नाम पे है। मैंने इनको दिलवाया था सर। ठीक है सर, वो भी एक ज़बरदस्ती मेरे से। इवन दो जो भी मैं सोना पहनता था वो सब इन्होंने उतार लिया मेरा वहाँ पे। जो भी मैं पहनता था सब इन्होंने वहीं रख लिया। बहुत लीस्ट सामान था जो मुझे दिया गया, जो भी कीमती चीज़ थी इन्होंने, मेरी घड़ी है, जूते हैं, सब रख लिए। कोई बात। बांग्लादेश से एक महिला आई हैं जिनका नाम है सोनिया अख्तर, जो कि नोएडा में आई है। उन्होंने और उनके साथ एक बच्चा भी 1 साल का। उन्होंने आरोप लगाया है सौरभ तिवारी पर कि वो उनके पति हैं और वो उनको छोड़कर आ गए हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए यूपी तक के साथ सौरभ खुद मौजूद हैं और वो बताएंगे कि पूरा क्या मामला है, इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कितने सत्य और कितने असत्य हैं। आपका बहुत स्वागत है यूपी तक में। बताइए सर। सर शुरुआत बताइए, कैसे हुई, क्या है मामला? जो महिला आई हैं उन्होंने आपके ऊपर कई आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे? जो महिला ने जो आरोप लगाए हैं सर, मैं उनको निराधार ही कहूँगा। जो वो कहानी यहाँ पे बता रही है वो निराधार है। ये एक पूरा का पूरा अगर मामला देखेंगे आप, तो एक ये पूरा मामला है ना, एक संयोजित ढंग से मुझे फंसाया गया। एक हनी ट्रैप की तरह से मुझे फंसाया गया। सन 2017 से मैं बांग्लादेश में काम कर रहा हूँ। ये महिला मुझे फरवरी 2021 में मिलती है। बांग्लादेश में किस कंपनी में थे, किस पद पे थे? मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था जो पावर प्लांट से रिलेटेड थे, जिसके अंदर मैं DGM सर्विस हुआ करता था, डिप्टी जनरल मैनेजर। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो ये महिला मुझे फरवरी 2021 में अप्रोच करती है, मुझे ही फ़ोन करती है। मेरे पास का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, ना ये मेरे फेसबुक पर अटैच थी। ये मुझे कॉन्टैक्ट करती है महिला। मैं रोकूंगा, बीच में कहाँ से कांटेक्ट किया, कैसे अप्रोच किया? बात तो हुई होगी ना आपकी कि फरवरी 2021 में ये मेरे ऑफिस में आई थी। मैं ऑफिस में नहीं था, तो इन्होंने मेरा नंबर वहाँ से निकाला, मेरे नाम से मिलने आई थी, मुझे फ़ोन किया इन्होंने। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ। मैंने ठीक है, आप जब भी ऑफिस टाइम में आप आइए। तो ऑफिस टाइम में तो ये नहीं आई शुरू में, देर रात को मैसेज करना, फ़ोन करना, वीडियोज़ भेजना इन्होंने शुरू किया वहाँ से। फिर एक दिन ये ऑफिस में मुझसे मिलने आई। इन्होंने अपने प्रोडक्ट बताए कि आप मेरे की इनको सेल करने में हेल्प करें। हमने कहा नहीं, ये आपके क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं है। तो वहाँ से इनसे बातचीत शुरू हो गई। ये अपनी बड़ी बहन के यहाँ रहा करती थी, रात को वीडियो कॉल करना, इनकी बहन भी बात करती थी, ये भी बात करती थी। तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं। कितनी बहनें इनके परिवार में, कौन कौन है? इनके परिवार में 3 बहनें हैं, एक भाई है। इनके पिताजी चाय की दुकान चलाते हैं और दोनों बहनों की शादी होगी, ये बीच में है, इनकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है। तो उसके बाद में ये मेरे घर आने लगी, अक्सर आने लगी। अब अक्सर आने लगी तो एक पूरा इनका प्लान था, जो से कह सकते हैं। इनकी बहन भी आती थी, उसके बच्चे भी आते थे, तो एक फैमिली जैसा माहौल बनाया। उस माहौल में धीरे धीरे मुझे लगा कि ये फैमिली माहौल है, आने लगे जाने लगे। और फिर इन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशंस में मेरी पिक्चर ली और इमीडिएटली मैं देखता हूँ इनके परिवार के 14-15 व्यक्ति मेरे घर आते हैं, ज़बरदस्ती मेरे ऊपर दबाव डालते हैं कि आपको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा, आपको रेप केस में फंसा देंगे हम, ये धर्म परिवर्तन करो आप। ये अप्रैल की घटना है। अब एकदम से रात को 9 बजे कोई आएगा और मैं एकदम से आश्चर्यचकित हो गई, हो क्या रहा है मेरे साथ में। तो मैंने वो पेपर एक साइन किया। पेपर साइन करने के बाद में इमीडिएटली 5-6 दिन निकले, इनके परिवार के लोग फिर आए, बोला ये आपका निकाह का सर्टिफिकेट है, ये शादी है, सब है। मैंने कहा सब है, चलो माना। मैंने क्या करना है? बोले अब पैसे दो आप। मैंने क्यों? बोला नहीं, पैसे की डिमांड है, देने पड़ते हैं। तो उसने मेरे से 5 लाख रुपए ले लिए। मई के अंदर मेरी माताजी का निधन हो गया 5 मई को। तो मैं इंडिया नहीं आ पाया उस टाइम में, क्योंकि कोविड के कारण सब बंद थे, सीमाएं सारी बंद थी। उसी दौरान इनने धीरे धीरे मेरे ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया और पैसे मांगे गए। मतलब धीरे धीरे पैसे की डिमांड बढ़ती गई। उसके बाद ये फोर्स करने लगा कि मुस्लिम रीति के हिसाब से आप ये करो, मस्जिद में जाओ। ये मैं सब चीज़ों को मना करता गया। इवन दो जो मेरी पूजा करने की जगह थी, वहाँ से भी सामान उठा के इन्होंने फेंक दिया। वहाँ मुझे समझ आया कि ये अब चीज़ें मेरे साथ गलत होनी शुरू हो गई हैं। मारपीट तो अक्सर ही हुआ करती थी इनके परिवार। मारपीट कौन कौन करा करता है? सोनिया अख्तर खुद, इसके जो भी गांव के इसके जो भाई वगैरह आते हैं, कज़न, वो इसके जो भी दोस्त वगैरह आते हैं, मिलके एक पूरा गैंग था जिसके अंदर मैं 12 से 13 लोग थे। ये सब मिलके बारी बारी आया करते थे।
ठीक है, खाना पीना भी इनके हिसाब से होता था, मतलब खाने पीने का भी मेरे को दूसरी जगह व्यवस्था अपनी करनी पड़ी। फिर जब दबाव ज़्यादा बढ़ गया, इसके बीच में इन्होंने एक शर्त रख दी मेरे सामने अगस्त के आसपास, अगस्त 22 में, कि आप इंडिया की नागरिकता छोड़ो और बांग्लादेश में परमानेंटली हमारे साथ रहो। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता है। दूसरी शर्त, हमें इंडिया में सेटल करो, अपना जो परिवार है उसको छोड़ो। मैंने ये भी नहीं हो सकता है। तो उसी बीच में मैंने इनको बोला आप मेरे से सेपरेशन कर लीजिए, तो वो मार पिटाई की घटनाएं बढ़ती गई। फिर 24 दिसंबर 2022 को मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस आना है, और मैं पूरा बता के आया था कि मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ और अब मैं नहीं आऊँगा। दिसंबर 2022 में 24 दिसंबर 2022 को मैं वापस आया सर। वापस आने के बाद फरवरी मंथ में इन्होंने क्या किया, मेरे पूरे परिवार सोशल मीडिया में ये सब इन्होंने फ़ोटोएँ डालनी शुरू करी, सबको बताना शुरू किया। जब मैंने पूछा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बोले मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, जो भी है मैं कानूनी रूप से इसको सेटल करूंगा। तो इस बीच आपने एक फ्लैट भी दिलवाया था, तो कितनी कीमत का था, कहाँ पे दिलवाया था, थोड़ा बताइए इस बारे में। लगभग वो 50 लाख का होगा सर, ढाका के अंदर ही है वो फ्लैट, वो इन्हीं के नाम पे है। मैंने इनको दिलवाया था सर। ठीक है सर, वो भी एक ज़बरदस्ती मेरे से, इवन दो जो मेरे भी जो भी मैं सोना पहनता था वो सब इन्होंने उतार लिया मेरा वहाँ पे, जो भी मैं पहनता था सब इन्होंने वहीं रख लिया। बहुत लीज सामान था जो मुझे दिया गया, जो भी कीमती चीज़ थी इन्होंने, मेरी घड़ी है, जूते हैं, सब रख लिए, कोई बात नहीं। तो वो सर मैंने इनको दिलाया। मैंने इनको बोला कि मैं अब आपसे सेपरेशन चाहता हूँ, उसके लिए तैयार नहीं थी, सेपरेशन नहीं चाहते। मैंने क्यों सेपरेशन नहीं चाहिए, बोले मुझे तो ज़्यादा पैसे चाहिए। मैंने कहा जो बांग्लादेश का रूल आपको कहता है, जो मेंटेनेंस कहता है, जो बच्चे की गार्जियनशिप करता है, मैं करने को तैयार हूँ। तो उसी चलते ही मैंने वहाँ की अदालत के अंदर अपना डिवोर्स का मुकदमा फाइल कर दिया, जो कि वहाँ पे विचाराधीन है। तो इसी चलते ये भारत में आ गई हैं। प्रशासन से इन्होंने बात की है, प्रशासन के पास मैं भी गया। अगर आप कब से पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, कितनी बार जा चुके हैं? सर 10 दिन से लगभग डेली पुलिस स्टेशन जाता हूँ, सूरजपुर चौकी जाता हूँ, ACP 3 के ऑफिस जाता हूँ, महिला थाना जाता हूँ। महिला थाना तो 4-5 बार चला गया। फिर उसके बाद 108 में जो पुलिस कमिश्नरेट है 2 बार वहाँ भी चला गया। कल भी वहीं था मैं। वहाँ जाके मैंने अपने सारे पक्ष रखे, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने जो भी कानूनी प्रक्रिया करी, मैंने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा किए हैं। पर सर पुलिस क्या कह रही है आपका कितना सुन रही है पुलिस, कितना कोऑपरेट? अगर मैं सर 10 के स्केल पे रेट करूँ तो पुलिस मुझे एक भी नहीं सुन रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कहा अपनी बात तो रखी होगी। मैंने अपनी बात हर लेवल पे रखी, हर अधिकारी के लेवल पे रखी, और पूरे प्यार से रखी, हर प्रूफ के साथ में रखी। पुलिस क्या कह रही है सर? पुलिस तो मुझे ही कह रही है कि आप इनकी रहने की व्यवस्था करें यहाँ पे। तो मैंने पूछा मैं कितने दिन की व्यवस्था करूँ, तो बोले जब तक वो चाहें। तो मैंने कहा मैं पहली बात तो व्यवस्था क्यों करूँ, और व्यवस्था मैं करूँ तो उसकी सुरक्षा और उसकी गारंटी क्या है? क्योंकि ये जब यहाँ पे इन्होंने मेरे को फ़ोन करके क्लियरली बोला है कि मैं तेरे को जेल भिजवा दूंगी, तो जब से ये आई है ना, मुझे फ्रेम करने की लगातार कोशिश हो रही है, मुझे और मेरे परिवार को ऐसे भी हम कुछ करके फ्रेम कर दें। बार बार फ़ोन आते हैं हमसे मिलो, नहीं मैंने कहा मैं आपसे नहीं मिलना चाहता हूँ। जब आपने पुलिस में शिकायत कर दी है, कोर्ट में दे दी है, तो मैं आपसे क्यों मिलूँ? बच्चा सर कब हुआ था, थोड़ी इसकी जानकारी? अप्रैल 22 में, अप्रैल 22 में। सर बीच में भी आई थी ना एक बार? ये मई के महीने में आई थी सर, और ये सूरजपुर थाने में आई थी। तो वहाँ पे यही बात हुई थी, तो हमने यही बोला था, वहाँ के जो SHO साहब ने यही बोला कि आपका इंटरनेशनल मैटर है, आप एम्बेसी के थ्रू आइए। और ये अभी एम्बेसी के थ्रू नहीं आई है, डायरेक्ट आई हैं। और यहाँ पे जो हमारे वकील मित्र हैं, खैर उनका काम है, वो सहयोग कर रहे हैं। पर झूठी चीज़ों को सहयोग मत करो, दोनों पक्ष को सुनो और आप उसका करो। जब मैं बार बार कह रहा हूँ मेरा मामला बांग्लादेश के अंदर विचाराधीन है, तो उसको तो सुना जाए, प्रशासन तो सुने। प्रशासन उल्टा मुझे कह रहा है कि आप इनकी व्यवस्था कीजिए, ये यहाँ पे मर जाएंगी तो आप जेल में चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो एटलीस्ट एक भारतीय होने के नाते मेरे तो पक्ष सुना जाए, मेरा पक्ष कहा भी जाए। सर आपकी एज क्या है, उनकी क्या एज? मेरी एज सर 47 ईयर है और उनकी एज 30 साल है। सर आपकी फैमिली में यहाँ पे कौन कौन है? मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। तो सर अब आपका किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आगे आपका कदम बढ़ाएंगे, किस तरीके से? सर मैं पहले भी बहुत क्लियर था, आज भी बहुत क्लियर हूँ। जो भी कानूनी रूप से सेटलमेंट होगा बांग्लादेश लॉ के हिसाब से, जो भी मैंने किया है वो बांग्लादेश लॉ के हिसाब से वहाँ किया है, मैं उसको वहाँ पे पूरी तरह से सेटल करने के लिए तैयार हूँ और मैं करूँगा। अगर वहाँ की अदालत या वहाँ का प्रशासन कहता है कि इनको साथ रखो, फिर? सर वो डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। अगर वो करते हैं डिसाइड तो सर फ्यूचर में क्या होगा उस पर तो आज प्रेडिक्शन करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो फैमिली मैटर्स हैं सर, देखते हैं आगे कैसे सेटल होंगे। ठीक।
तो ये हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए सौरभ तिवारी थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी तरफ से याचिका दायर कर दी है बांग्लादेश में, जो भी वहाँ का आदेश होगा वो ये मानने को तैयार हैं। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, यूपी तक।